राजस्थान। जी। ये नाम सुनते ही आंखों के सामने एक पूरी तस्वीर बन जाती है। रेत, ऊंट और वो भव्य महल जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। हमारे पास एक श्रोता के भेजे हुए कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं और ये सब इन्हीं महलों के बारे में है। इनको पढ़ते हुए मैं सोच रही थी कि ये इमारतें क्या सिर्फ राजा महाराजाओं की रहने की जगह थीं या मतलब इनसे कुछ और भी पता चलता है। आज हम इसी के तह तक जाएंगे, इन महलों की दीवारों के पीछे छिपी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि ये महल सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये अपने दौर की सोच के आईने हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि हर महल के पीछे एक अलग क्यों था। कोई महल ताकत दिखाने के लिए बना, तो कोई कह सकते हैं उम्मीद जगाने के लिए, कोई कला के लिए, तो कोई कूटनीति के लिए। तो चलिए इस किताब का पहला पन्ना खोलते हैं। शुरू करते हैं गुलाबी शहर जयपुर से, और जयपुर में भी सिटी पैलेस से। स्रोतों को पढ़कर जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो थी इसके पीछे का दिमाग। ये सिर्फ एक राजा सवाई जयसिंह का आदेश नहीं था, इसके पीछे उनके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की एक पूरी सोच थी। बिल्कुल, इसीलिए इसे सिर्फ पैलेस कहना अधूरा होगा। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक शहर के अंदर समझिए दूसरा शहर। इसमें चंद्र महल है जहां शाही परिवार रहता था, लेकिन साथ ही दीवाने आम भी है जहां राजा अपनी प्रजा से मिलते थे, और दीवाने खास भी जहां जरूरी बैठकें होती थीं। तो ये उस दौर के शासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक जीता जागता मुख्यालय था। और इसी कॉम्प्लेक्स में मुबारक महल भी है। उसकी वास्तुकला में तो मुगल, यूरोपीय और राजपूत तीनों शैलियों का संगम है। ये तो उस जमाने का फ्यूजन आर्किटेक्चर हो गया। बिल्कुल। हवा महल का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। स्रोतों में एक तथ्य है जो मतलब दिमाग घुमा देता है। इसमें 953 खिड़कियां हैं। 953 झरोखे? हाँ, 953। ये सुनकर ही अविश्वसनीय लगता है। क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए था या इसके पीछे कोई गहरा मकसद था? ये सवाल बहुत वाजिब है, और इसका जवाब इसकी खूबसूरती से भी ज्यादा दिलचस्प है। वो 953 झरोखे दिखावे के लिए नहीं थे, वे एक बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक जरूरत के लिए थे। उस दौर में पर्दा प्रथा थी, तो ये झरोखे शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाए गए थे, ताकि वे शहर के जुलूस, त्योहार, रोजमर्रा की जिंदगी ये सब देख सकें, बिना इसके कि कोई उन्हें बाहर से देखे। वो उनकी दुनिया की खिड़कियां थीं। वाह, मतलब ये आजादी और परंपरा के बीच एक आर्किटेक्चरल समाधान था। और जाहिर है इतनी खिड़कियों से अंदर हमेशा ठंडी हवा आती होगी। बिल्कुल, वेंटिलेशन का बेहतरीन उदाहरण। तो ये उस जमाने का एक तरह का इको फ्रेंडली एयर कंडीशनर था, बिना बिजली के। तभी तो किसी ने इसे अलादीन के चिराग से बना महल कहा था। हाँ, एडविन अर्नोल्ड ने। और इसकी 5 मंजिलों के नाम भी कितने काव्यात्मक हैं। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर हवा मंदिर। ये इमारत कला, जरूरत और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम है। जयपुर में कला का एक और नमूना है जल महल, मानसागर झील के ठीक बीच में बना हुआ। 5 मंजिलें जिनमें से ज्यादातर पानी के नीचे हैं। ये तो किसी शाही सपने जैसा लगता है ना? ये शासकों के सौंदर्य बोध का चरम है। ये महल राजकाज के लिए नहीं, बल्कि सुकून के पलों के लिए बनाया गया था, प्रकृति के साथ एकांत के लिए। ये दिखाता है कि शासकों की जिंदगी में कला और आराम की भी कितनी अहमियत थी। तो जयपुर के महलों में हमने कला, योजना और सामाजिक जरूरतों का एक संगम देखा। लेकिन अगर हमें वास्तुकला को एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखना हो, तो मुझे लगता है हमें जोधपुर चलना होगा, जहाँ एक महल हजारों लोगों की उम्मीद बनकर खड़ा हुआ। ये एक बेहतरीन ट्रांजिशन है, क्योंकि जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस महलों की कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ता है। स्रोतों के मुताबिक महाराजा उम्मेद सिंह ने इसे 1928 और 1943 के बीच बनवाया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी शाही शौक या जश्न के लिए नहीं बना। ये एक अकाल राहत परियोजना थी। ये कितना अनोखा है ना, एक महल जो लोगों का पेट भरने के लिए बनाया गया। यही बात उम्मेद भवन को दुनिया के बाकी महलों से अलग करती है। उस दौर में जब भयानक अकाल पड़ा था, तब राजा ने लोगों को खैरात नहीं दी, उन्होंने लोगों को काम दिया, सम्मान दिया। इस महल के निर्माण में हजारों लोगों को रोजगार मिला। तो ये इमारत सिर्फ राजा का घर नहीं है, ये उन हजारों मजदूरों के पसीने और एक शासक की दूरदृष्टि का प्रतीक है। ये उम्मीद का महल है, जैसा कि इसका नाम है।
और इसे बनाने में छीतर पहाड़ी के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसका एक नाम छीतर पैलेस भी है। और ये भी कितना दिलचस्प है, मतलब स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके स्थानीय लोगों की मदद करना। बिल्कुल। आज की भाषा में कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल था ये। एकदम। और इसकी वास्तुकला में भी ये नई सोच दिखती है। इसमें पारंपरिक राजपूत शैली के साथ साथ उस दौर की जो आधुनिक पश्चिमी आर्ट डेको शैली थी, उसका मिश्रण है। ये उस बदलते हुए भारत का प्रतीक था जो अपनी जड़ों से भी जुड़ा था और दुनिया के साथ कदम भी मिला रहा था। जोधपुर में ही एक और इमारत है जो भावनाओं से बनी है, जसवंत थड़ा। इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। क्या ये तुलना सही है? देखिए, तुलना होना तो स्वाभाविक है, हाँ, क्योंकि दोनों ही सफेद संगमरमर से बने हैं और प्रेम और याद के प्रतीक हैं। सही बात। लेकिन जसवंत थड़ा की अपनी एक अलग पहचान है। हाँ जी। इसे 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। अच्छा। ये एक बेटे का अपने पिता के लिए प्रेम है। ओह, और इसकी खासियत इसके पत्थर हैं। संगमरमर की इतनी पतली परतें हैं कि जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो पूरी इमारत अंदर से चमकने लगती है। तो एक महल बना उम्मीद के लिए, दूसरा याद के लिए। और स्रोतों में जोधपुर की और एक जगह का जिक्र है, अजीत भवन। ये देश का पहला हेरिटेज होटल बना। इसने तो महलों के इस्तेमाल का एक नया ही दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी कदम था। ये वो मोड़ था जब शाही विरासत को आम लोगों के अनुभव के लिए खोला गया। अजीत भवन ने भारत में हेरिटेज टूरिज्म की नींव रखी, जो आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये दिखाता है कि विरासत को सिर्फ संग्रहालय बनाकर नहीं, बल्कि उसे जीवंत रखकर भी सहेजा जा सकता है। अब तक हमने जयपुर और जोधपुर के बड़े और प्रसिद्ध महलों की बात की है, जो सत्ता, कला और जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। लेकिन स्रोतों में कुछ ऐसे छोटे और अनोखे महलों का भी जिक्र है, जिनकी कहानियां शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। जैसे झुंझुनू का खेतड़ी महल। हाँ, उसे शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। उसकी बनावट जयपुर के हवा महल से प्रेरित है, लेकिन वो अंदर से ज्यादा खुला और हवादार है। पर उसकी असली कहानी उसकी दीवारों के अंदर रहने वाले एक मेहमान से जुड़ी है। और वो मेहमान थे स्वामी विवेकानंद। शिकागो जाने से पहले वो यहीं महाराजा अजीत सिंह के पास रुके थे। एक महल और एक संत, ये जोड़ी थोड़ी अजीब लगती है। क्या कहानी है इसके पीछे? ये दिखाता है कि ये महल सिर्फ नाच गाने और राजनीति के केंद्र नहीं थे। ये ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के आदान प्रदान के मंच भी थे। महाराजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने ही विवेकानंद को शिकागो धर्म संसद में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको स्पॉन्सर किया। तो ये महल एक ऐतिहासिक मोड़ का गवाह है, जहां पूरब का दर्शन पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू करने वाला था। वाह, ये तो एक महल से बढ़कर एक वैचारिक लॉन्च पैड जैसा हो गया। और अब एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो मुझे इन स्रोतों में सबसे मजेदार लगी। झालावाड़ का काठ का रैन बसेरा। नाम ही कितना अनोखा है, एक लकड़ी का महल। ये वाकई एक अनूठी चीज थी। सोचिए, एक पूरा का पूरा महल जो लकड़ी से बना हो। और इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। कहानी ये है कि झालावाड़ के राजा राजेंद्र सिंह इसे लखनऊ में लगी एक प्रदर्शनी से खरीद कर लाए थे। देवदार की लकड़ी से बना एक प्री फैब्रिकेटेड महल। ये तो जमाने का आइकिया जैसा कुछ हो गया। बस गए, पसंद किया और पैक करवा कर ले आए। हाँ, बिल्कुल। ये राजा के कला प्रेमी और एक्सपेरिमेंटल स्वभाव को दिखाता है। एक शासक का दूसरे शहर की प्रदर्शनी में जाना और वहां से एक लकड़ी का महल खरीद लाना, ये उनकी पारखी नज़र और कुछ नया करने की इच्छा को दिखाता है। मतलब वे अपनी दुनिया में ही सीमित नहीं थे, बाहर की नई चीज़ों और कलाओं में भी रुचि रखते थे। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि राजस्थान के महल सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वे अपने बनाने वालों की सोच, उनके सपनों और उनके मूल्यों की कहानियां हैं। जयपुर में हमने कला और योजना का राज देखा, जोधपुर में जिम्मेदारी और यादों की वास्तुकला को महसूस किया, खेतड़ी में ज्ञान का केंद्र देखा और झालावाड़ में एक राजा के अनोखे शौक की कहानी सुनी। इन सभी को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये दिखाती है कि राजस्थान की संस्कृति कितनी जीवंत और एडैप्टिव रही है। इन महलों की वास्तुकला समय के साथ बदली। शुद्ध राजपूत शैली में धीरे धीरे मुगल शैली के मेहराब और गुंबद शामिल हुए, और फिर 20वीं सदी में यूरोपीय शैली का प्रभाव भी आया। ये टकराव नहीं था, ये एक सुंदर संगम था। ये दिखाता है कि यहाँ की संस्कृति नई चीजों को अपनाने और उन्हें अपना बना लेने में विश्वास रखती थी। ये एक बहुत जरूरी बात है।
और इसी से जुड़ा एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। इन स्रोतों में दर्जनों महलों और उनके बनाने वालों की सूची है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां शासक युद्ध के लिए किले तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कला, सौंदर्य, यादों और यहां तक कि जन कल्याण के लिए इतने सारे महल भी बना रहे हैं। ये उस समाज के मूल्यों के बारे में क्या बताता है? और ये आज हमारे लिए एक सवाल खड़ा करता है। हम आज जो इमारतें बना रहे हैं, जो शीशे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, वे 100 या 200 साल बाद भविष्य की पीढ़ियों को हमारे समाज के बारे में, हमारे मूल्यों के बारे में क्या कहानी सुनाएंगी? अनछुए पहलुओं को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।